नमस्कार, आप देख रहे हैं बात इंडिया की। और आपने देख ही लिया पाकिस्तान की गुंडागर्दी कैसे देखने को मिल रही है। अंधेर गर्दी है इस समय पीओके में। पीओके के लोगों के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। लगातार उनका दमन किया जा रहा है, लेकिन इस दमन के सामने वो मजबूती के साथ टिके हुए हैं। आज कुछ बड़ी बातें हम आपको बताएंगे। जैसे मेरे साथ जितने भी एक्टिविस्ट बैठे, उन्होंने पीओके में जो हालात इस समय बने हुए हैं और भारत से जो उम्मीदें हैं वो खुलकर हमारे सामने रखी हैं। यहाँ सबसे बड़ी मांग इस बात की हो रही है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में किस तरीके से अभी तक दमन किया गया, कैसे उनके प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया गया, कैसे उन्हें दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया गया कि लड़ाई बहुत लंबी हो गई। ऐसा नहीं कि अभी जो आंदोलन है ये इससे पहले नहीं देखने को मिले, हाल में ही साल 24, 25 और फिर अभी ये आंदोलन देखने को मिल रहा है। लेकिन इन प्रदर्शनकारियों का ये भी साफ कहना है कि ये प्रदर्शन पिछले प्रदर्शनों के मुकाबले बहुत अलग है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इस बार लड़ाई आर पार की चल रही है। जश्न आज़ादी इसे नाम दिया गया है और जश्न आज़ादी का ऐलान करने के साथ ही यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मेरे साथ जितने पीओके एक्टिविस्ट बैठे, उन्होंने कहा था कि जैसे ही 9 तारीख आएगी, यानी आज की तारीख के बारे में उन्होंने कहा था कि आज से यहाँ बड़ा प्रदर्शन होगा। तो पीओके में क्या हालात हैं ये आपको बताएंगे। साथ ही साथ में पाकिस्तान की सेना ने किस तरीके से यहाँ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं वो भी आपको बताएंगे। और भारत की भूमिका क्या हो सकती है, इस पर बहुत प्रश्न उठते हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। ये सारी चीज़ें आज बात इंडिया की में आपके सामने एक शानदार पैनल के साथ रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की आवाम अब जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाने लगी है। रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक विरोध की आवाजें सुनाई दे रही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ आवाम का गुस्सा इस कदर है कि कई इलाकों में बाजार बंद हैं, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग बेखौफ होकर धरनों में शामिल हो रहे हैं। रावलकोट इस आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, जहां प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच कई बार झड़पें हुई हैं। प्रदर्शनकारी संगठन जैक का दावा है कि पाकिस्तान आर्मी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चला रही है और कई बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। जैक के नेताओं का कहना है कि इस्लामाबाद लगातार ऐसे फैसले ले रहा है जिनमें पीओके के लोगों की राजनीतिक भागीदारी और हितों की अनदेखी कर उन्हें हाशिए पर धकेलने की साजिश की जा रही है। पाक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग अपनी पहचान से जुड़े मुद्दों पर पाकिस्तान सरकार से जवाब मांग रहे हैं। रावलकोट सबसे बड़ा आंदोलन केंद्र हिंसक झड़प हो रही है। मुजफ्फराबाद आवाम धरने में शामिल हो रही है। मीरपुर और कोटली बाजार बंद, बड़े पैमाने पर विरोध। हट्टियानवाला और सूधनोटी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। भेरकोट और डडियाल पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान सरकार पीओके की आवाम को उसका हक देने की जगह प्रदर्शनकारियों को ही आतंकी साबित करने की शर्मनाक हरकत कर रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आंदोलन को दबाने के लिए पहले जैक पर प्रतिबंध लगाया गया। नेताओं की अवैध तरीके से गिरफ्तारियां की जा रही हैं। जैक के नेताओं ने पाकिस्तान के हर झूठे दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, अब उन्होंने इस मामले में भारत से मदद की गुहार लगाई है। हम यहाँ सबसे बुरे दौर में हैं। पाकिस्तान ने हमारा और हमारे बच्चों का जीवन नर्क बना दिया है। इस मुश्किल घड़ी में भारत सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए। पीओके के अलग अलग हिस्सों में लोगों की नाराजगी के पीछे कई मुद्दे बताए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक फैसलों में भागीदारी की मांग कर रहे हैं।
अपने हक की लड़ाई को लेकर मुजफ्फराबाद में धरने और रैलियां जारी हैं। बाग, हट्टियानवाला और सूधनोटी जैसे इलाकों में भी लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। एसओएस इंटरनेशनल के चेयरमैन राजीव चूनी ने पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन की पैरवी करते हुए जैक संगठन का समर्थन किया है। पाकिस्तान ने पीओके में रहने वाले लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। पाकिस्तानी सेना से तो अब बहू बेटियां भी सुरक्षित नहीं बची हैं। पीओके के प्रति हमारी गहरी संवेदना है, वह हमारे अपने हैं। पीओके में जारी आंदोलन अब महज प्रशासनिक मांगों तक सीमित नहीं रह गया है। यह पाकिस्तान सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बड़े राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है। प्रदर्शनकारी इसे अपने अधिकारों और सम्मान की लड़ाई बता रहे हैं। वहीं पाकिस्तान इन आंदोलनकारियों को ही आतंकवादी साबित करने की साजिश कर रहा है। लेकिन ये तय है कि पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ जिस तरह से पीओके की आवाम ने मोर्चा खोल दिया है, उससे पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान को अपने जुल्म का हिसाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। ये मुद्दा बड़ा अहम है और न्यूज़ इंडिया पर बहुत भरोसा पीओके के लोगों ने भी जताया है। लगातार हम इस मसले पर कई डिबेट्स आपके सामने रख चुके हैं जिन्हें आप काफ़ी पसंद भी करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि एक बड़ा जिम्मेदार पैनल हम आपके सामने रखें जो ठीक जानकारियां और इस मसले से जुड़ी हुई हर बात, हर पहलू को आपके सामने स्पष्टता से रख पाए। मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। डॉक्टर अजिताब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। मेरे साथ डॉक्टर अयूब मिर्ज़ा भी जुड़ेंगे जो कि पीओके एक्टिविस्ट हैं। मेरे साथ जुड़ रही हैं आरजू काज़मी जी, उनको आप खूब सुनते हैं इन मसलों पर, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरजू जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, ये जो पीओके में आज 9 तारीख को बड़ा ऐलान किया था, मेरे साथ जितने एक्टिविस्ट बैठे उन्होंने कहा था कि अब तो पूरा का पूरा पीओके की हर जनता, हर व्यक्ति जो है ज़मीन पर उतर कर आ जाएगा। लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, आपके पास क्या जानकारियां आ पाई हैं? आपके सोर्सेज से भी बात हो रही होगी क्योंकि ज़मीनी हालात जो हैं वो बड़े स्पष्ट नहीं आ पाते, अंदाजे जो हैं वो वीडियोज़ के ज़रिए ही लगते हैं। हम लोग भी एक तरीके से कहा जाए तो पूरी खबर नहीं ला पा रहे हैं, वहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा है। और लेकिन जितनी भी न्यूज़ निकल कर आ रही है वो यही है कि प्रोटेस्ट अभी तक चल रहा है और लोग बहुत भरपूर तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो भी डिमांड्स हैं उनकी, उसके लिए भी, और ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट से उनको जो भी शिकायतें हैं उसके लिए भी। बाकी पाकिस्तान में इस तरह से प्रोटेस्ट होते नहीं देखा जाता जैसा कि इस वक्त कश्मीर में दिखाई दे रहा है, या आज़ाद कश्मीर या पीओके, जो भी आप नाम रखें। उसमें जिस तरह का प्रोटेस्ट हमने कुछ साल पहले देखा था उसी तरह का इस वक्त भी है, बल्कि उससे ज़्यादा कहा जाए तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली लोग बाहर निकलें। और इस बार यकीनन गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल देखनी पड़ रही है, और इसीलिए 2 दिन पहले जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी जो है वो KPK और अफ़गानिस्तान को लेकर भी उन्होंने यही कहा कि जी भारत सब कुछ कर रहा है, और साथ ही कश्मीर के लिए भी हमेशा ही वो यही बात करते हैं। तो लोगों को अब ज़रा आदत हो गई उनकी इस बात की, इसलिए कि जाहिर है कि वहाँ पे जो डिमांड्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं कश्मीर में और दूसरी जगहों पर पाकिस्तान में, वो भारत तो नहीं कर रहा ना, और ना ही भारत ने उसको सॉल्व करना है। वो काम तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का है, और अगर गवर्नमेंट उनको जो है बहुत ही हल्के में लेगी और उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो डेफिनेटली इसी तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ये भी हो रहा है कि ये शायद इस बात को बढ़ने दे रहे हैं ताकि अटेंशन डाइवर्ट कराई जा सके। जो फेलियर हमारा समझे एक तरह का फेलियर ही कहूँगी मैं, जो हुआ है, जो पीस टॉक करवाई थी और उसके बाद MOU साइन हुए अमेरिका और ईरान के बीच में, और उसके बाद रिजेक्ट हो गए और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी वो सीज़फायर ख़त्म हो गया है, MOU की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो हम क्रेडिट ले रहे थे बार बार कहकर कि जी हमने ये जंग रुकवा दी, हमने लड़ाई रुकवा दी, तो हम अपने यहाँ तो कुछ रुकवा नहीं पा रहे। तो अब ऐसे में जब यहाँ की पब्लिक सवाल करेगी कि जी आप बजाय पाकिस्तान के अंदर देखने के कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और किस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि UK तक में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में अगर पाकिस्तान की जो स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान और अमेरिका के साथ लगी रहेगी तो डेफिनेटली इनको बहुत कुछ आजकल के ज़माने में तो सुनने को मिल सकता है। हम ये कहते हैं कि यहाँ पाकिस्तानी सेना जो है उसकी बर्बरता देखने को मिल रही, तमाम चीज़ें,
लेकिन पीओके में जो एक्टिविस्ट हैं उनमें कौन से चेहरे हैं जो आपको लगता है कि बहुत सीरियस, क्योंकि जनता तो ठीक है, असली ताकत तो ये होती है कि जब जनता पीछे खड़े हो जाए, लेकिन जनता भी किसी चेहरे के पीछे खड़े होती है। तो यहाँ पर कौन से चेहरे हैं जो आपको लगता है आरजू जी की बहुत महत्वपूर्ण है और इनका टिके रहना बहुत ज़रूरी है? देखिए, वहाँ पर जो एक्टिविस्ट हैं, जो वहाँ के अपने हैं, मतलब वहीं उसी ज़मीन के हैं, उनमें से तो कई लोगों को अभी तक अरेस्ट भी किया जा चुका है और कई लोगों के नाम आ रहे हैं, लेकिन बहुत क्लियरली जो है वो मैं उनको आपको मेंशन नहीं कर पाऊंगी। लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ के जो अपने लोग हैं उनको तो शायद इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं लेने दिया जा रहा, और जो बाहर से पार्टीज़ हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी की हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, दूसरे उन्हीं को एक्टिव किया जा रहा है। और बार बार जो आप गड़बड़ होते देख रहे हैं उसमें एक रीज़न ये भी है कि 27 को वहाँ पर इलेक्शंस हैं, और उन इलेक्शंस को ही लेकर ये हंगामा चल रहा है, क्योंकि वहाँ के जो लोकल पार्टीज़ हैं, ये लास्ट टाइम भी यही हुआ था, जो लोकल पार्टीज़ हैं वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको इलेक्शन में नहीं उतरने दिया गया, और उसके बजाय जो अपनी मर्जी के पॉलिटिकल पार्टीज़ और फिगर्स थे उनको ही लाया गया। इस वक्त भी चाहे वो आपके हम जैसे कहते हैं कि जी वहाँ के तो प्रेसिडेंट भी अलग हैं, प्राइम मिनिस्टर भी अलग हैं, लेकिन वो एक तरह से पपिटी होते हैं, जैसे फेडरल में बैठे हैं वैसे ही वहाँ पे बैठे हैं, तो उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जी, ब्रिगेडियर दत्ता, क्या ये सिर्फ चुनाव की वजह से इस तरह का माहौल बन रहा है? ये सवाल मेरे मन में बार बार आता है। हालांकि जितने एक्टिविस्ट बैठे, आप भी कई बार पैनल पर रहे हैं, सबका मानना है कि नहीं, ये लड़ाई अब दूरगामी है, दूरगामी परिणाम लेकर आएगी, ऐसी लड़ाई दिखाई देती है। लेकिन फिर भी एक चुनावी माहौल होता है, इस तरह के आंदोलन होते रहे। इस बार थोड़ा ज़्यादा जोर के साथ, ज़्यादा ताकत के साथ में ये आंदोलन हो रहा है। कैसे अलग है पीओके का वर्तमान आंदोलन? इस पर कुछ प्रकाश डाल पाएं आप तो। देखिए, पीओके के जो लोग हैं वो काफ़ी दिनों से, मतलब कई दशकों से इस तरह का जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट है तो उसको झेल रहे हैं। और वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है। और आप देखिए, हुकूमत पाकिस्तान को अगर आप देखें कि जब से भारत और पाकिस्तान तकसीम हुए हैं, उसके बाद आप देखिए कि पाकिस्तान का एक ही रवैया रहा है कि साहब कैसे जो पंजाबी डोमिनेटेड लॉबी है या जो पंजाब सूबा है, केवल उसी की बहबूदियत के लिए ये लोग काम करते हैं। आप देखिए, ईस्ट पाकिस्तान में यही हुआ, जब उन्होंने पूरे जितने भी संसाधन वगैरह थे उन सबको एक्सप्लॉइट किया। और जब मार्च 1971 में इंतखाबात हुए तो उस समय शेख मुजीबुर रहमान जो बड़ी मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आने की कोशिश कर रहे थे, उनको उन्होंने नज़रबंद कर दिया। यही चीज़ बलूचिस्तान में चल रही है। तो जब तक आप देखिए अपने सूबाई जो मतलब डेवलपमेंट है या उनके जो मतलब मुद्दे हैं उन पे आप ध्यान नहीं देंगे, आप केवल यही सोच के चलेंगे कि साहब केवल पंजाब और पंजाब या पंजाब डोमिनेटेड जो लॉबी है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज है वो करीब 80% वहाँ पंजाबी डोमिनेटेड मतलब ऑफिसर्स है और ट्रुप्स भी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए देखिए, आपने कोई वहाँ डेवलपमेंट कार्य नहीं किया, तो अब वहाँ की आवाम समझ चुकी है कि भाई आप कब तक हम उन लोगों को फ्लॉक करते रहेंगे। आज वो केवल बुनियादी चीज़ें मांग रहे हैं, और वो भी अगर उनको मुहैया नहीं कराई जाएंगी तो आवाम इसी तरह सड़कों पे आएगा। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब अभी देखिए खवातीन या बच्चे जिस तरह से वहाँ डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं, वो बताता है कि साहब किस तरह से वहाँ के लोगों में रोष है। अगर महिलाएं मतलब सड़कों पे आ जाएं या वो हथियार उठा लें तो आप समझ लीजिए कि साहब ये इंतहा हो चुकी है हर चीज़ की। आप देखिए, न कोई वहाँ यूनिवर्सिटी है, वहाँ की जितनी भी पन बिजली परियोजनाएं हैं उनका सारा जो फायदा है वो मेनलैंड उठा रहा है। तो आपको वहाँ के लोगों को बुनियादी चीज़ें देनी पड़ेंगी, आपको उन लोगों को उनके जो हुकूक हैं वो उनको देने पड़ेंगे। क्योंकि आप देखिए, एक तरफ महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है पाकिस्तान में कि एक आम आदमी के लिए जीना वहाँ दुश्वार हो गया है। तीसरी चीज़ आप ये देखिए कि ना वहाँ कोई डेवलपमेंट है, ना कोई सनत है, ना कोई वहाँ एम्प्लॉयमेंट के कोई मतलब रोजगार के वो है। तो जो यूथ है वो दर बदर भटक रहा है। इसीलिए वो चाहते हैं कि साहब हमें भारत के साथ मिला दिया जाए, क्योंकि वो देखते हैं अक्रॉस द बॉर्डर के किस तरह से जो मतलब कश्मीर है भारत का, वो किस तरह से डेवलप हो रहा है, किस तरह से वहाँ सनत आ रही है, किस तरह से लोग वहाँ। ब्रिगेडियर दत्ता, ये वो मुद्दे हैं जिनको आपको याद होगा कि हमने कई बार उठाया है।
अब क्योंकि लड़ाई बड़ी बहुत आगे निकल चुकी है और डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, मैंने पहले इंट्रोड्यूस करा दिया था उनको। डॉक्टर मिर्ज़ा अभी, और मैं आता हूं डॉक्टर अजिताब आपके पास, क्योंकि पहले जानना ज़रूरी है कि हालात क्या हैं। आरजू जी ने भी कुछ बातें बताई, लेकिन उन्होंने खुद बताया अंदाजे लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अमजद जो हैं वो क्योंकि इस लड़ाई से बहुत सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, संपर्क में रहते हैं, तो उनको ज़मीनी हालात थोड़ा करीब से पता है। तो डॉक्टर मिर्ज़ा मुझे बताएं आप कि अभी इस समय 9 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला था, बड़ा आंदोलन होगा या लोग ज़्यादा इकट्ठे होंगे, इस तरह की बातें आपके कई साथियों ने हमसे कही थी कार्यक्रम के दौरान। आज क्या कुछ अलग हुआ है, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि क्या अब जो आपकी मांगे थी उसको लेकर कोई स्टैंड समझ में आया अभी तक? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, अभी तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो बड़ी ही मोहतात है। आज सुबह पाकिस्तानी फोर्सेस ने हमारे ऊपर शुजाबाद में रावला कोट में हमला किया और यके बाद दीगरे हमारे 2 नौजवान जो है शहीद किए हैं। एक की गर्दन में गोली मारी है और दूसरे के गालबन सर में मारी है और उसके बाद वो दोनों शहीद हो गए। हमारी इस वक्त जो है पॉलिसी ये है कि हमने धरने में जो लोग बैठे हैं उनकी हिफाजत करनी। तो तकरीबन 150 से 200 के करीब बताया जाता है कि बख्तरबंद गाड़ियां जो होती हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स, वो इस वक्त रवाना सुबह हो चुकी हैं, पता नहीं अभी पहुंची हैं कि नहीं, पीओजे के। और इसके अलावा रावलपिंडी में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो है वहाँ से पानी भरा गया है टैंकर्स में, जिनके अंदर कोई पता नहीं मिर्चें हैं या क्या केमिकल है, जो पानी जब शावर किया जाता है लोगों के ऊपर तो उनको शदीद खारिश शुरू हो जाती है। यानी केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल पाकिस्तान करने जा रहा है। इसके साथ साथ जो है वो जो इन्होंने बुलडोज़र्स वहाँ मंगवाए हैं और बुलडोज़र्स के ज़रिए ये अब जो रुकावटें उनको दूर करें। तो हमारी प्लानिंग ये है कि इस वक्त जो है हर कीमत पर हमने जो धरने में लोग बैठे हैं उनका दिफा करना है, कन्फ्रंटेशन नहीं करनी किसी किस्म की। और अगर ये हमला करते हैं तो फिर जो है उसका अकॉर्डिंगली जवाब दिया जाएगा। लेकिन एक अहम जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि 15 जुलाई को ऐलान किया गया है कि सब मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करें। जहाँ से कोई अकेला चल सकता है, काफिला चल सकता है, किसी भी रास्ते से। पहाड़ी इलाके हमें मेन रोड की ज़रूरत भी नहीं है, हम पहाड़ों पे ऐसे चढ़ते जैसे, मतलब है कि कोई टेंशन नहीं है हमें। तो 15 जुलाई को अब लॉन्ग मार्च का कॉल दिया गया है मुजफ्फराबाद की तरफ। दूसरी तरफ जो है पीओजे की सरकार और इलेक्शन कमीशन जो है वो मुज़िर है, वो बज़िद है कि इलेक्शन जो है वो 27 जुलाई को होंगे हर जगह पर पीओजे में। और हालत ये है कि कोई भी जो कैंपेन कर रहा है इस वक्त इलेक्शन कैंपेन की, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जा नहीं सकता। जाता है तो उसको मारते हैं लोग या उसको हरास करते हैं और कहते हैं कि ख़बरदार यहाँ वोट लेने ना आना। सो मच सो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और पीओजे के जो फारूक हैदर है या स्पीकर असम्बली जो था लेजिस्लेटिव असम्बली का पीओजे की शाह गुलाम कादिर है या एजुकेशन मिनिस्टर है, ये लोग भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में गए हैं विद अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ पुलिस एंड ऑल दैट। लेकिन इनको भी भागना पड़ा वहाँ से और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो दुकान में घुस के उन्होंने अपना दुकान का शटर नीचे करके जान बचाई है। तो लोग मुश्तिल हैं, लेकिन लोग सेंट्रल जो इस वक्त सरदार अमान साहब की जो कमांड है, मेरा ख्याल है लगता ये है कि इस वक्त उनके हाथ में इस पूरी मूवमेंट की कमांड है। और उमर नज़ीर कश्मीरी जो किसी हद तक प्रो पाकिस्तानी थे और ख्वाजा महरान जो प्रो पाकिस्तानी नैरेटिव लेके चल रहे थे, वो मेरा ख्याल है उनको साइड लाइन हो गए हैं वो कुछ अर्से के लिए, आई डोंट नो। लेकिन इस वक्त जो है लीड जो है वो इस पूरी मूवमेंट को सरदार अमान कर रहे हैं, क्योंकि शौकत नवाज मीर तो अरेस्ट हो चुके हैं और उनको पाकिस्तान लेके गए हैं यहाँ से, जिस तरह ट्रंप वेनेजुएला के सदर को उठा के ले गया था अमेरिका, तो वही कहानी पाकिस्तान में है। और इस वक्त सरदार अमान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम यहाँ या तो अपने मुतालबात पूरे करवा के जाएंगे या मर के जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे झुकेंगे नहीं, सरेंडर नहीं होगा, क्योंकि सरेंडर करना जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज की रवायत है। जी
डॉक्टर अजिताभ, यहाँ का चुनाव, यहाँ की राजनीति, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मतलब ये मैं डॉक्टर मिर्ज़ा से इस पर ज़रूर बात करूँगा, आरजू जी से भी इस पर बात करूँगा, लेकिन डॉक्टर अजिताभ, अगर आप मुझे यहाँ की राजनीति थोड़ा सा समझा पाएँ, जो आपकी स्टडी में आई हो, कि क्या ये राजनीतिक चुनाव की वजह से ये माहौल बना हुआ है, यहाँ पर भी सियासतदानों की कुछ इंटरेस्ट हो सकते हैं, या फिर ये एक ऐसा मोमेंट है जो आर पार की लड़ाई है? देखिए प्रवीण जी, जो अभी हमने आरजू जी को सुना और अमजद साहब जो बता रहे थे, इससे तो सीधे सीधे ये क्लियर है कि वहाँ पे जो जमीनी हालात हैं, वो जब वहाँ के जो लोग हैं उनको ठीक से नहीं पता चल रही है और मूवमेंट को इस तरह से दबाया जा रहा है। मानवाधिकार की तो बात ही क्या किया जाए। देखिए, अभी दो मुद्दे हैं। एक तरफ ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व का है, जो चुनाव होने जा रहे हैं 27 तारीख को। निश्चित रूप से उसने इसमें आग में कहते हैं घी का काम किया है, क्योंकि प्रॉपर प्रतिनिधित्व भी नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ जो संवैधानिक प्राविधान है वो भी वहाँ पे लोगों को मिल नहीं रहा है। लेकिन मुझे लगता है आवाम ये एक्सपेक्ट करना ही बेकार है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हालत है और जो इसका इतिहास रहा है, उसमें ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात तो छोड़िए, प्रॉपर एक इलेक्शन हो जाए, ये पूरे पाकिस्तान में ये इतिहास नहीं रहा है। ऐसे में ये उम्मीद करना कि ये 27 जुलाई को इलेक्शन हो जाएगा और वो इलेक्शन बहुत साफ सुथरा होगा, ये शायद बेमानी होगी। क्योंकि जो वहाँ का इतिहास है, जिस तरह से इमरान खान की बात की जाए या और कोई भी इलेक्शन का आप उठा देख लीजिए, ये सिर्फ दिखावे के लिए होता है। और वहाँ जो आर्मी जिस तरह से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूल करती रही है, मुझे लगता है ये उसी का एक एक्सटेंशन होगा। हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ पे कश्मीरियों को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से अब आवाज ज्यादा मुखर हो गई है। अदरवाइज आधारभूत जो जरूरतें हैं प्रवीण जी, उसकी डिमांड तो वहां से शुरू हुई है। इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके दूसरे क्षेत्र को बढ़ाना और यहाँ पे विकास की कोई जो जेन्युइन है वो नहीं होना, तो उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिनिधित्व से ही वो शायद मिलता है, इसलिए लोग इसको जोड़ के देख रहे हैं। जी डॉक्टर अजिताभ, ये तो हम जानते हैं कि वहाँ के मूलभूत मुद्दे क्या हैं, लोगों के चैलेंजेस क्या हैं, बट आरजू जी 24 में, 25 में और अभी 26 में थोड़ा बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि पहले आंदोलन नहीं हुआ है, ये आवाज़ें उठती रही है। क्या इस समय जो कुछ चल रहा है वो थोड़ा सा अलग आपको दिखाई पड़ता है, ज़्यादा बड़ा और किसी डिसिसिव या किसी नतीजे पर पहुंचती हुई लड़ाई दिखाई देती है? देखिए, मुझे ये लगता है कि पहले जो लड़ाई चलती रही है और कई बार जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया कि हाँ जी, हमने सारे आपके डिमांड्स जो हैं वो मान लिए, आप घरों को चले जाएं। ऐसा ये 2-3 बार कर चुके, लेकिन इस बार कश्मीर के लोग इस बात पे बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। मुझे लगता है वो इस बार जो है, जब तक इनकी डिमांड्स पूरी नहीं की जाएंगी तब तक वो घरों को नहीं जाएंगे। और इस चीज़ के लिए मैं डेफिनेटली दाद देती हूँ कश्मीर के लोगों को कि वो अपनी बात पे डट जाते हैं, तो फिर उनको कम से कम स्टेट ज़बरदस्ती घर में नहीं भेज सकती। पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में आपको इस तरह का प्रोटेस्ट दिखाई नहीं देता। थोड़ा सा में एक बार शायद इमरान खान के लिए कुछ लोग निकले थे, लेकिन उसके बाद जो अरेस्ट हुए तो दोबारा किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो रोड पर निकले या कोई बात करे। आपने देखा ही है कि किस तरीके से डॉक्टर मारंग बलोच को इन्होंने उम्र कैद की सज़ा दे दी और इन्होंने ईमान मज़ारी को 17 साल की सज़ा सुना दी सिर्फ ट्वीट लगाने पे। तो जब ये हालत कर देते हैं, तो ऐसे में कश्मीर के लोग जो हैं, अगर वो बाहर निकल रहे हैं और अपनी डिमांड को लेकर निकल रहे हैं और वापस नहीं जा रहे, अब तो छोटे बच्चे और जो लेडीज़ हैं वो भी सुना है कि बाहर आ गई हैं, तो मुझे लगता है इनके ऊपर प्रेशर तो है स्टेट के ऊपर ठीक ठाक किस्म का, क्योंकि इस यहाँ पर भारत इन्वॉल्व है, यानी भारत के साथ जुड़ा हुआ है ये कश्मीर, और भारत के साथ हमारा कुछ ना कुछ इसके ऊपर बात चलती रहती है। तो इसलिए इनको पता है कि सारी दुनिया फिर इस तरफ देखेगी अगर भारत का मीडिया बात कर रहा है, भारत के लोग बात कर रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान और बाकी जगहों के लिए इतना ज़्यादा इनको टेंशन नहीं होती। होनी तो चाहिए लेकिन होती नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुझे सिर्फ यही एक चीज़ लग रही है इस बार ये लोगों को भेज नहीं पाएंगे वापस घरों में, जब तक कि उनकी एक एक डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो जाती। बाकी ये अपना लगे हुए कि जी 27 को इलेक्शंस हैं, तो उसमें बिलावल जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी आपने आरजू जी रखा। मुझे थोड़ा ये बताइए ना,
ये बात बिल्कुल सही है कि पहले इनसे डील करना पाकिस्तान के लिए प्रायोरिटी होगी, वो जानते हैं कि इनसे तो डील कर सकते हैं लेकिन भारत से डील नहीं कर पाएंगे, भारत का इन्वॉल्वमेंट हो गया। इनकी जो डिमांड्स हैं वो भी कोई ऐसी बहुत बड़ी डिमांड्स नहीं, खाना मांग रहे हैं, बिजली मांग रहे हैं, सब्सिडीज की बात हो रही है। इनकी जो डिमांड्स है उनको पूरा करने में पाकिस्तान कितना सक्षम है? देखिए, पाकिस्तान ने कभी भी इन लोगों को, चाहे ये कश्मीर के लोग हों, चाहे केपीके के हों या बलूचिस्तान के लोग, इन सबको एक तरह से सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे रखा है और वैसे ही देखा भी है। सब जगह अगर आप देखें तो इम्पोर्टेंस सिर्फ और सिर्फ पंजाब की रही है। जो भी पंजाब को चाहिए हर चीज़ पंजाब में पहुंचा दें, कश्मीर से उठा के ले जाएं, बलूचिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो पंजाब पहुंचा दी जाती है। लेकिन बाकी तमाम सूबे या प्रोविंसेस जो हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती और अभी भी इनको शायद यही लग रहा है कि ये वक्त की बात है और थोड़े दिनों में ये इनको डरा धमका के या कोई तरह की बात करके, क्योंकि इनके अंदर से भी जो लीडर्स हैं उनमें से भी मेरे ख्याल है कि आधे नहीं तो कुछ ना कुछ तो ऐसे होंगे जो पाकिस्तान की स्टेट से मिले होंगे और वो अपने लोगों को वापस भेजने की कोशिश भी कर रहे होंगे। तो इसलिए इनको कहीं ना कहीं उम्मीद होगी और मुझे बहुत ज़्यादा लगता नहीं है कि गवर्नमेंट जो है हर डिमांड को बहुत आसानी से मान जाएगी। और ख़ासकर वो जो 12 सीट्स वाली बात है उसको लेकर तो बहुत ही झगड़ा चल रहा है और अभी तक उसके ऊपर ना तो ये कश्मीर के लोग माने हैं और ना ही पाकिस्तान की स्टेट ने कुछ कहा है। वो सुबह शाम अगर टीवी चैनल्स को भी आप देखें मेन स्ट्रीम मीडिया का तो वो यही बताते रहते हैं कि वो लोग तो कुछ नहीं कर रहे, असल में भारत वहाँ पर इन्वॉल्व है और भारत ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन अपनी गलतियाँ जो हैं वो उसको बताते हुए घबरा रहे हैं। ये पर किसी और को बता के या पाकिस्तान में बताकर क्या फ़ायदा? पीओके की जनता जानती है, वही सड़कों पर है, कोई भारत की जनता तो सड़कों पर है नहीं पीओके में। तो कुल मिलाकर ये बात तो बहुत साफ है कि वो अगर किसी को नैरेटिव दे भी रहे होंगे तो इसका कोई आधार, कोई मतलब और कोई फ़ायदा समझ में नहीं आता। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, देखें ये बात आज की नहीं है, ये सालों से चल रही है। मैंने 3-4 साल हो गए तब जो है वो एक टेलीकॉम कंपनी थी, उनके लिए वीडियो भी बनाई थी कि वहाँ पे टावर नहीं लगाने दे रहे, वहाँ पे उनका इंटरनेट सही नहीं चलता, मोबाइल सर्विसेज ठीक नहीं है। उसके ऊपर यहाँ पे जो कंपनी है टेलीनॉर, उन्होंने बल्कि बाकायदा वीडियोस बनवाई थी कई यहाँ के जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स से कि जी हमें वहाँ पे नहीं काम करने दिया जा रहा। तो ये भी है। फिर मैंने जाकर वहाँ पे पूरी कवरेज की थी 4-5 साल पहले, तब भी लोग यही कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको ज़रूरत है। वहाँ पे एम्बुलेंसेज जो हैं वो प्रॉपर तरीके से उन तक नहीं पहुँचती, जो बॉर्डर के करीब रहते हैं उनके पास कोई चीज़ नहीं है जिससे कि अगर क्रॉस फायरिंग हो रही हो तो वो बचा जा सके, जो पहले किसी ज़माने में मुशर्रफ के ज़माने में वो कह रहे थे कि था और अब नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट मुझे नहीं पता क्यों निगलेक्ट कर रही है और इस तरफ नहीं देख रही। जी ब्रिगेडियर दत्ता, एक बात और सामने आई थी कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है, हालांकि डॉक्टर मिर्ज़ा इस पर और रोशनी डालेंगे, लेकिन मान लीजिए अगर वो सिचुएशन बनती है कि लोग बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे। अब ये बॉर्डर की तरफ कूच करना एक तरह का हथियार, एक तरह की ताकत भी बताई गई है कि इससे एक प्रेशर पाकिस्तानी आर्मी पर बनेगा, उन पर दबाव और डर बनेगा, लेकिन भारत की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल, देखिए आरजू जी ने भी बिल्कुल ठीक कहा और अरशद साहब ने भी वजह फरमाया कि साहब इस बार लोग जब तक उनके जो डिमांड्स हैं या जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो अगर पूरी नहीं करेंगे तो लोग वापस जाने वाले नहीं हैं। और जिस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन देखा जा रहा है, रही बात पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान आर्मी ने भरपूर पहले भी कई इस तरह की कोशिशें की हैं कि साहब वो लोगों को वहाँ सप्रेस करे, लेकिन ये उन लोगों का कहना कि साहब हम भारत की तरफ भागेंगे, ये बताता है। देखिए हम कई बार रेफरेंडम की बात करते हैं, हम कई बार रायशुमारी की बात करते हैं, कई बार ये कहते हैं प्लेबिसाइट हो, तो ये सब चीजें यही बताती हैं कि अगर लोग भारत की तरफ भाग रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल साफ और वाजे है कि साहब वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो उनको पाकिस्तान को ये समझना चाहिए। देखिए आप किसी भी वो कहते हैं ना कि सैलाब को या किसी पानी के रेले को कब तक आप रोक के रखेंगे। और देखिए प्यार, खुलूस, ये ऐसी चीज है वो बिल्कुल पानी की तरह, मतलब ढलान पानी की तरह होता है, जहाँ ढलान होती है वहाँ वो चल देता है। तो अगर उन लोगों को भारत में उनको कोई भविष्य दिखाई देता है या उन्हें मालूम है कि भारत में कोई इस तरह का डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता लोगों में, चाहे वो कोई किसी भी सूबे के हों, किसी भी समुदाय के हों या किसी भी जाति विशेष के हों, तो वो चाहते हैं कि साहब उनको एक अच्छी जो मियार जिंदगी है वो मिले।
और पाकिस्तानी सेना, देखिए आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट कहा था कि क्या ये अगर बातें मान ली जाती हैं या कंडीशंस या उनकी जो मुद्दे हैं वो मान लिए जाते हैं, क्या पाकिस्तान सक्षम है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस तरह का न तो सरमाया है और ना ही उसके पास इस तरह के कोई मतलब पहली बात न इच्छा है न विल है उनकी, तो पॉलिटिकल विल भी नहीं है कि लोगों को कुछ वहां दिया जाए। क्योंकि देखिए लोग कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं मांग रहे हैं, वो केवल अपनी बुनियादी जरूरतें मांग रहे हैं, सब्सिडी मांग रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि उनका भी जो पार्टिसिपेशन हो, वो सियासत में उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आप मतलब लोगों को कब तक इस तरह से प्रेशराइज करते रहेंगे? आपने ईस्ट पाकिस्तान में वही किया, ईस्ट पाकिस्तान आपसे जुदा हो गया। बलूचिस्तान में आप वही कर रहे हैं, खैबर पख्तूनवा में वही कर रहे हैं, यहाँ भी वही कर रहे हैं। तो आप मतलब करोगे क्या खाली पंजाब के सूबे अब को? ब्रिगेडियर दत्ता, देखिए डॉक्टर मिर्जा हमारे साथ बैठे ही हैं, वो तो और स्पष्ट तौर पर बता देंगे इस बात को। डॉक्टर मिर्जा, वैसे आपने बताया है पहले भी बातचीत में, लेकिन एग्जैक्ट आप लोगों की मांगे, उनको लेकर पाकिस्तान की नीयत और अगर मान ली जाए तो स्थिति, ये 3 बातें मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखें, ये तो एक किस्म का हवाई फायर कर रहे हैं आप, ये तो स्पेकुलेटिव क्वेश्चन है। अगर ये हो जाए तो क्या हो, अगर वो हो जाए तो क्या हो। पहली बात तो ये कि मैं तो ये डिसीजन लेने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो हालात चल रहे हैं उसमें जैसा कि आरजू जी ने कहा है, बड़े डिटेल से समझाने की कोशिश की है कि ये कश्मीर के लोग जाने वाले नहीं हैं और पाकिस्तान मांगे मानने वाला नहीं है। और इन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की है कि जो ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है या ये जो मूवमेंट चल रही है, उसमें आरजू काज़मी ने कहा है कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अंदरूनी खाना पाकिस्तान के साथ राब्ते में हों या पाकिस्तान के सहूलतकार चलो कह लेते हैं कि हों, और ये हकीकत है। और मैं बड़ा हैरान हुआ ये सुन के कि इतनी बारीक बीनी से वो POJK के मसले को देख रही हैं। बात यह है कि इसके अंदर बहुत सारे लोग, ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी 31 मेंबर स्ट्रॉन्ग कोर कमेटी है, इसके अंदर मेजॉरिटी उन लोगों की है जो ट्रेडर्स हैं या ट्रांसपोर्टर्स हैं, इस किस्म के लोग हैं जिनके बिजनेसेस हैं पाकिस्तान के साथ। मतलब एक किस्म का समझ लो लोकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इधर से माल लाते हैं, कश्मीर में बेचते हैं, कश्मीर का माल उधर लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। और ये लोग पाकिस्तान के कोलैबोरेटर, तो बड़ा सख्त लफ्ज होगा, लेकिन ये पाकिस्तान के चूंकि बेनिफिशरी हैं, वहाँ से बेनिफिट लेते हैं, तो ये चाहते हैं कि ये तहरीक जो है आज़ादी की तहरीक में तब्दील ना हो। और वो जाहिर है कि पाकिस्तान के साथ ज़रूर खड़े हैं, लेकिन इस लीडरशिप के मुकाबले पे जो है वो जनता जो है, अवाम जो है, उसका मूड बिल्कुल बागी हो चुका है। और तो ये औरतें ऐसे थोड़ी निकली हैं। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी किसी रेवोल्यूशन में या किसी अपराइजिंग में औरतें शामिल हो जाएं, देन देयर इज नो टर्निंग बैक। ये एक क्राइटेरिया होता है जब हम देखते हैं किसी चीज को कि सूरत हाल क्या है। ये तो लगभग सभी लोगों ने कहा यहाँ पर डॉक्टर मिर्जा, ये सभी लोगों ने कहा। आपकी मांगे और उनको पूरा करने की कैपेबिलिटीज का आकलन पाकिस्तान को लेकर, ये 2 चीजें मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे। पाकिस्तान नहीं मानेगा ये मुतालबात, जैसे, और यहाँ से लोग भी नहीं जाएंगे। अब आगे जो मैंने समझा है वो ये है कि इनको जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का काम हो गया है। उन्होंने जो करना था, पूरी इस रीजन के लोगों को जगाना था, यूनाइट करना था, और जो कैंपेन्स भी उन्होंने चलाई हैं। अब जिस जगह हम आ गए हैं, यहाँ पे अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कोई काम नहीं है। यहाँ पे अब रेवोल्यूशनरी काउंसिल बननी चाहिए, इनकलाबी काउंसिल बननी चाहिए। और वो इनकलाबी काउंसिल अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो मुतालबात से आगे का होना चाहिए, और वो ये है कि रावला कोर्ट के अंदर मुतवाज़ी यानी पैरेलल गवर्नमेंट कायम की जाए, और वो ऐलान करे कि अब ये रावला कोर्ट में सरकार बन गई है, फौरी तौर पर लोगों को मुसल्ला करे और डिफेंड करे इसका। ये LMO मूवमेंट है रावला कोर्ट के और POJK के लोगों का। अगर ये नहीं करते तो ये मारे जाएंगे, ये क्रश हो जाएगी मूवमेंट, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। सर मांग डिमांड्स, एक बार डिमांड्स क्लियर करिए। डिमांड्स एक बार जो रखी गई हैं कि हमारी मांगे मानो, ये आप थोड़ा सा बताएं एक बार।
भाई डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि हर हॉस्पिटल में जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन दो, सीटी स्कैन मशीन दो, प्रॉपर स्टाफिंग करो, प्रॉपर बेड्स हों, प्रॉपर डायलिसिस की मशीनें दो। डायलिसिस की मशीनें ही नहीं है वहाँ पे, यू नो। तो इसके अलावा आटा जो है उसकी सब्सिडी बरकरार रखो। फिर बिजली का जो इशू है, फिर जो मुकदमात इन्होंने बनाए हुए हैं पिछले 3 सालों में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के आंदोलन के दौरान, वो सारी एफआईआर्स कैंसिल करो, मुकदमात वापस लो, जो हमारे कारकुनान जेलों में उनको छोड़ो। ये तो मुतालबात चलते चलते अब फिर ये मुतालबा है कि 12 सीटें ख़त्म की जाए महाजरों की, क्योंकि इसको वो इस्तेमाल करते हैं हमारे वहाँ पे हुकूमत तब्दील करने के लिए। और मैं आरज़ू काज़मी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ी हैं, और उनके लिए भी आसान नहीं है पाकिस्तान में बैठ के कि वो वहाँ से बैठ के हमारा जो सच है वो दुनिया को बताएं। तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, उनका बहुत शुक्रिया करता हूँ। वो पाकिस्तानी हैं, लेकिन अब वो डॉक्टर मिर्ज़ा, ये आपने ठीक कहा कि ये स्पेकुलेशन है, लेकिन मांगे जो होती हैं वो किसी उम्मीद में ही तो होती है। उम्मीद अपने आप में स्पेकुलेशन है। अब मान लीजिए, क्योंकि ये जितनी भी मांगे हैं, या तो ये माना जाए कि ये मांगे जो हैं ये तो सामने हैं, दिखाई दे रही है, असली मकसद तो जश्न आज़ादी जो नाम दिया गया है वही है कि आज़ादी चाहिए है, लेकिन इन मुद्दों के साथ में शुरुआत हुई आंदोलन की। या सचमुच में अगर ये मुद्दे हैं तब तो ये फिर पॉलिटिकल और वर्तमान चुनाव को केंद्र में रखते हुए रखे गए मुद्दे दिखाई पड़ते हैं। नहीं, अभी आज़ादी जो है वो एजेंडे का हिस्सा नहीं है। अभी तो पाकिस्तान को एक किस्म का डराया जा रहा है कि अगर तुमने मुतालबात ना माने तो फिर हम राजौरी से जाके सामान ले आएंगे, फिर रास्ते और भी हैं, इस किस्म की बातें करके पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। आज़ादी जो है वो अभी तक इस प्रोटेस्ट का एजेंडा नहीं है, और यही मेरी परेशानी है। यही मैं कह रहा हूँ कि रेवोल्यूशनरी काउंसिल बनानी चाहिए। दीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स। इतनी बड़ी मूवमेंट चल पड़ी है, इसको अब मुतालबात तो पूरे नहीं होने ना, धरना भी ख़त्म नहीं होना, तो या फिर टकराओ और मर जाओ, या फिर रेवोल्यूशनरी काउंसिल बना के यहाँ लोगों को आर्म्ड करो। जो बटालियन हेडक्वार्टर, रीजनल हेडक्वार्टर और रेजिमेंटल हेडक्वार्टर और जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, उन पे राशन पड़ा हुआ, सारा दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, उन्होंने वहाँ रखी हुई हैं, ज़ख़ीरा किया हुआ है, उनकी तरफ बढ़ो, उन पे हमले करो, वहाँ से छुड़ाओ। फिर तो पैरेलल गवर्नमेंट अनाउंस करो, और वो पैरेलल गवर्नमेंट इंडिया को कहे कि हमें आप रिकग्नाइज करें एज ए गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर। मतलब फिर तो वो ये अब उस तरफ जाने मैं चाहिए। समझ गया, एक है उम्मीद की बात और एक जो चल रहा है, मैं यही समझना चाहता था, और वो बात धीरे धीरे आ रही है मुझे समझ में। अब मुझे बताएं डॉक्टर अजिताभ कि अभी आपने सभी को सुना है, ख़ासतौर पर डॉक्टर मिर्ज़ा ने जो बताया, क्योंकि वो उस लड़ाई का हिस्सा भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दो पलड़े हैं। हम भारत में बैठते हैं, भारत के हित के, भारत के नज़रिए से देखते हैं, तो हमें ये आज़ादी की लड़ाई दिखाई पड़ती है। लेकिन हो ये भी सकता है कि ये वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स से इग्नाइटेड एक आंदोलन हो, और जैसा हश्र पूरा पिछले आंदोलनों का हुआ है वैसा ही हो, यदि भारत इसमें कोई कड़ा कदम नहीं उठाता है या इन लोगों का सहयोग नहीं करता, जिसकी मांग डॉक्टर मिर्ज़ा कई बार कर चुके हैं इस पैनल पर। देखिए प्रवीण जी, शायद मुझे लगता है पीओजेके में जो अवामी मोर्चा जो भी अभी आंदोलन चला रही है, उनको थोड़े ईस्ट बंगाल या ईस्ट पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश बना है उस मूवमेंट से थोड़ी सीख लेने की जरूरत है। जब तक आवाम यूनाइटेड नहीं होगी और अपनी मांगों को नहीं जोर शोर से रखेगी, कोई भी आगे नहीं आएगा। खास करके जो अभी वैश्विक माहौल है, पूरा विश्व का ध्यान अभी ऊर्जा संकट की ओर गया हुआ है, और ईरान में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, कई ऐसे मामलात हैं जिसपे, तो ऐसे में इस मूवमेंट पे शायद दुनिया अभी उतनी फोकस नहीं कर पा रही है। लेकिन मुझे लगता है अगर पीओजेके के लोग, अगर वहां की आवाम यूनाइटेड इसको आगे बढ़ाएगी, तो अब सोशल मीडिया के जमाने में चीजों को छिपा के रखना, उसको दबा के रखना आसान नहीं होगा। और अगर सोशल मीडिया के थ्रू ये मूवमेंट, हमें भी जो जानकारी मिल रही है वैसे ही मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना तो ये करेगी। हम इसको अगर थोड़ा सा पीछे में ले जाऊं, 1919 में जलियांवाला बाग हो गया था,
उससे हम इसको कंपेयर करें। कई मीडिया में हमने ऐसी खबरें देखी हैं और किस तरह का अभी माहौल है, मुझे लगता है जैसे उस समय क्विट इंडिया मूवमेंट चला था और अंग्रेजों को बाहर हमने खदेड़ा, कुछ वैसा ही पीओजेके के एक्टिविस्ट जो अवामी मोर्चा है उनको वहां पे पाकिस्तान के अगेंस्ट में इस तरह की या तो जोर शोर से रखना होगा। और जो डॉक्टर मिर्जा ने बातें बताई एकदम बेसिक डिमांड उनके हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई वहां पे जो उनके, अब सोचिए उनको बिजली पानी प्रॉपर नहीं मिले, उनको खाने की पदार्थ नहीं मिले और उसमें भी इतनी महंगाई है। तो डॉक्टर ऐसी अजिताभ, चीजों में तो डॉक्टर अजिताभ, न तो इकट्ठा हुए लोगों की तादाद कम है, पहली चीज, ना ही इसमें उनका जो साहस है वो कम है। कितने लोगों को गोलियां लग गई, कितने लोगों की जान चली गई, वो पीछे नहीं हटे हैं। ना ही सोशल मीडिया पर अगर कुछ हो भी रहा है वायरल, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग युद्धों की, ईरान इजराइल का अलग आता है मसला, यूक्रेन रशिया का अलग आता है, इधर पीओजेके में जो कुछ चल रहा है वो अलग आता है, ऑपरेशन सिंदूर के, ये सब एक अलग दुनिया हो गई। एग्जैक्टली पीओजेके में भारत का स्टैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भारत अभी शांति से सबको देखता रहेगा या जो पीओके के एक्टिविस्ट मांग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि ये मैं कई बार कहता हूं इस पैनल पर, किसी के लिए भी कहना आसान नहीं है क्योंकि हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आपका अंदाजा, आपका विश्लेषण क्या कहता है? भारत के लिए क्या ये टाइम है जब अपनी जमीन, अपने लोग, जिसको बार बार कहता है भारत, उसके लिए कुछ करे? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा आपने पूछा। समय वो आ रहा है जो भारत भी इस मुद्दे को ज्यादा नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, मैं कहूंगा, और भारत ने वो हिंट दे भी रखा है। मैं आज प्राइम मिनिस्टर मोदी की ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न में जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने वहां प्राइम मिनिस्टर जो वहां के ऑस्ट्रेलिया के, उनके साथ संबोधन में ये कहा है, ऑपरेशन सिंदूर की खास करके उन्होंने चर्चा की है और कैसे वहां पे हमने जो पाठ पढ़ाया और जो एक्सपोज किया है आतंकवाद को, ये उन्होंने दिखाया। तो अब भारत की तरफ से इस तरह की बातें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे हो रही हैं, तो मुझे लगता है गाहे बेगाहे आगे पीछे ये मुद्दा जरूर उठेगा और भारत को बिल्कुल उठाना चाहिए। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, मुझे लगता है जैसे अभी हमारे विदेश मंत्री 6 देशों की यात्रा पे हैं और प्राइम मिनिस्टर की भी विजिट हुई है, जरूर इन मुद्दों पे चर्चा होगी। देखिए इंडोनेशिया जैसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है, वहां इस तरह की बातें होनी चाहिए और जो आवाम की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है भारत को निश्चित रूप से आगे बढ़ के ये गॉट इट सर। मैं ये सवाल आरजू जी इसको एड्रेस कर पाएंगे और बेहतर, क्योंकि वहां से वो स्थिति को ज्यादा क्लियरली देख रही। आरजू जी, केपी के, बलूचिस्तान, पीओजेके, हम जानते हैं पाकिस्तान की सेना के पास में मल्टीपल टास्क आ गई है और मामला बड़ा बिखरा हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या उनके डर हो सकते हैं आपकी एनालिसिस के हिसाब से, जो भारतीय सेना से या भारत की किसी भी सैन्य कार्रवाई को लेकर उनको सता रहे हो, खासतौर पर पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर? देखिए, अगर चाहे बलूचिस्तान हो, कश्मीर हो या केपीके हो या जो भी पाकिस्तान में जहाँ कहीं पर भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अगर कोई प्रेशर गवर्नमेंट पर आ सकता है तो वो सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया का आ सकता है, सोशल मीडिया का आ सकता है। अगर कोई ये समझता है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे और वहाँ की जो गवर्नमेंट या जो बिठा रखी है गवर्नमेंट, या कोई अगर चीफ मिनिस्टर है, चाहे वो बलूचिस्तान के हों चाहे कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हों, वो उनके लिए काम करेंगे, तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात और कोई नहीं होगी। क्योंकि ये जो लोग इस वक्त पावर में हैं, चाहे वो कश्मीर में हो, बलूचिस्तान में हो या किसी भी जगह पर हो, ये सब वही लोग हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने बिठाए हैं, जो पाकिस्तान की मिलिट्री ने बिठाए हैं। तो ये तो वही बात करेंगे ना जो वो लोग कहेंगे, वो भला पब्लिक की बात को क्यों सुनेंगे? और अगर पब्लिक ये समझती है कि हम इनके सामने प्रोटेस्ट करते रहेंगे तो ये इनमें से कोई हमारा हमदर्द है, तो इनमें से कोई भी इनका हमदर्द नहीं है। 4 लोग मरते हैं, इनकी तरफ से 40 मर जाएं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जाकर कह देंगे कि जी ऐसा तो भारत ने करवा दिया है। और हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद इस बात का बिलीव भी कर लेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि भाई वहाँ पर क्या हुआ है। स्ट्रेट फायर जो कुछ दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे आप ही के शो में, जब वो हुई है उसमें कितने ही लोगों की जानें चली गई। क्या कभी किसी ने पलट के पूछा उन लोगों के फैमिलीज़ का कि क्या हाल है क्या नहीं है? इसी तरीके से बलूचिस्तान में जो कुछ होता रहता है, क्या उसके पीछे कभी जो बलूचिस्तान की हुकूमत है जो बैठी हुई है, सरफराज बुख्ती साहब, उन्हें कोई फ़र्क पड़ता है? बलूचिस्तान के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वहाँ के जो सरदार हैं,
वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है। जब तक वो अपने लोगों का ख्याल नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के स्टेट को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना हिस्सा लेते हैं, जो उनका पैसा है या जो चीज़ भी है वो लेकर उसके बाद उन लोगों को उसी तरीके से मर जाने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अगर उसका कोई असर होगा तो वो इंटरनेशनल मीडिया या सोशल मीडिया के ज़रिए शायद हो जाए, लेकिन जो गवर्नमेंट्स बैठी हुई हैं वो 1% का काम नहीं करने वाली। बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने कही है और अभी मैं इस बात से बहुत सहमत भी हूँ, निजी तौर पर भी सहमत हूँ और मुझे लगता है कि इससे एक दबाव बनेगा। लेकिन ब्रिगेडियर दत्ता, आप इस इलाके को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, सेना की कार्यवाही को भी बड़े अच्छे से जानते हैं। ये प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि कोई मिलिट्री एक्शन जैसी कोई स्थिति बन सकती है या अपरोक्ष रूप से कोई एक्शन हो सकता है? देखिए, आपने पहले ही ये बता दिया था कि किस तरह से जो डिसीजन मेकिंग है, लेकिन जिस तरह के मतलब चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो सीनियर लीडर्स के जो वक्तव्य हैं वो ये बताते हैं कि भारत पूर्ण रूप से तैयार है और अगर ज़रूरत हुई, क्योंकि मतलब कई मिनिस्टर्स ने ये इस बात का इजहार किया है कि साहब हम POJK को लेके रहेंगे क्योंकि वो हमारा अभिन्न अंग है। तो ये देखिए, भारतीय सेना तो 24/7 रेडी है। हमारे यहाँ तो वी आर ए प्रोफेशनल आर्मी, वी आर नॉट ए रेडिकलाइज्ड आर्मी या वी आर नॉट ए आर्मी विच इज पोलिटिसाइज्ड। ठीक है, तो जिस दिन आदेश मिलेगा, और हमारे यहाँ तो बिल्कुल लाइन ऑफ मार्च से अगर ऑपरेशंस लॉन्च होते हैं तो इट इज गोइंग टू बी ए 100% सक्सेस स्टोरी। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा कि अगर इस तरह के कोई आदेश मिलते हैं या इस तरह का कोई डिसीजन लेती है हुकूमत, तो नहीं, ये तो सर मैंने कहा ही कि हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है इस पर कुछ भी कहना। ये तो मैंने पहले ही कहा। मैं ये जानना ये चाह रहा हूँ क्या हो सकता है, मतलब कुछ जो लोग, ये जिज्ञासावश उठा प्रश्न है और कई दर्शक जो देखते हैं उनकी उम्मीद होती है कि पैनल पर आप जैसे विशेषज्ञ बैठे हैं तो बताएं कि ये संभावित कदम हो सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। देखिए, इस तरह से ऐसा है कि इन इलाकों में कई इस तरह के दहशतगर्दी के मरकज हैं, कई इस तरह के लॉन्च पैड्स हैं, कई इस तरह के मतलब और लॉजिस्टिक बेसिस हैं। और भारत ने हमेशा यही कहा है कि भारत दहशतगर्दी को कभी भी मतलब सपोर्ट नहीं करेगा। तो अगर उन दहशतगर्दी के जो मरकज हैं उनको अगर हमें मिटाना है, या उनके जो सेंटर्स हैं या रिक्रूटमेंट जो हिंटरलैंड में है सेंटर्स हैं, उनको अगर ख़त्म करना है तो यकीनन काइनेटिक ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। और रही बात आजकल, देखिए, बॉर्डर क्रॉस करने की भी आजकल ज़रूरत नहीं है। इस तरह के वेपन्स अवेलेबल हैं, जो प्रिसीशन वेपन्स हैं, जो लॉन्ग रेंज डिलीवरी वेपन्स हैं, जो एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं, कि आप ये देखिए, आपको बहुत ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दे विल ऑल बी डिस्ट्रॉयड। और यही पाकिस्तान को ये मतलब बिल्कुल साफ और क्लियर होना चाहिए कि अगली कोई हिमाकत अगर पाकिस्तान की तरफ से होती है इस तरह की, तो भारत माकूल जवाब देगा। क्योंकि इस तरह की जो ब्रीफिंग्स वगैरह हैं वो अक्सर होती रहती है कि साहब कहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं, कौन सी फॉर्मेशन उनको लॉन्च करने के लिए तैयार कर रही है। और मतलब इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि पाकिस्तानी आर्मी इसमें पूरी तरह से लिप्त है। वहाँ बंदों को ट्रेन किया जा रहा है, चाहे कोई भी जेल हो। सर, ये तो खैर मतलब वृहद एक बड़े परिप्रेक्ष्य में है। अभी फिर POK पर हम लौटते हैं क्योंकि वहाँ की संभावित स्थितियां जो हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बार बार, डॉक्टर मिर्ज़ा, आरजू जी, दत्ता साहब, डॉक्टर अजिताभ जी, ये आप देखिएगा, ये वीडियो पड़ता है और POJK में और जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं। इस बात इंडिया की जो शो है उसको बहुत बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उनको उम्मीदें हैं, वो सुनते हैं बड़े गौर से। उनको खुद भी ये समझना है कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इन मुद्दों पर। ये बात सिर्फ चकल्लस की नहीं है। तो एक बात बताएं मुझे डॉक्टर मिर्ज़ा कि इस पूरे मामले में एक तो सबसे पहले जो भारत की जनता इस समय आपको सुन रही हो उनको एड्रेस करते हुए ये बताएं कि POJK की जनता भारत के साथ है। ऐसा कौन सा मैसेज आया है, ऐसा मैसेज कैसे आएगा? POK से भारत के लिए मैसेज आपने कहा वो आना चाहते हैं भारत, वो आना चाहते हैं भारत का मैसेज भारत के पास कैसे आएगा ये जानना चाह रहा हूं। नहीं, ऐसा तो कोई मैंने मेरा ख्याल है नहीं कहा कि वो आना चाहते हैं भारत की तरफ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक POJK की जो मूवमेंट है
उस पे आज़ादी जो है वो टॉप एजेंडा नहीं है। आज़ादी एक जज्बाती नारे के तौर पर ज़रूर आंदोलन का हिस्सा है, लेकिन वो एजेंडे का हिस्सा नहीं है, यानी वो पॉलिटिकल प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है कि भाई हम आज़ादी के लिए अब लड़ रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया जो है जितना मर्जी चीखो पुकार कर ले, पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो पीओजे के लाइव दिखाना शुरू कर दे, 24/7 दिखाना शुरू कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूक्रेन की जंग 3-4 साल से दिखाई जा रही है, ये जो गाजा है पूरी दुनिया के मीडिया पे दिखाया जा रहा है, ईरान की जंग पूरी मीडिया पे दिखाई जा रही है, उसका क्या असर हुआ है? कोई असर नहीं होता। असर होता है जब ज़मीनी हकायक तब्दील हों, जब जो ग्राउंड रियलिटी है वो चेंज होना शुरू हो, तो तब होता है। और वो तभी होगा जब, जैसा मैं कह रहा हूँ कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का अब जो जहाँ तक वो आ सकते थे वो आ गए, यहाँ से आगे वो लीड नहीं कर सकते क्योंकि उनका प्रोग्राम नहीं है आगे लीड करने का। उनका प्रोग्राम ये मुतालबात मानो, मैं ना मानूं, वो कहते मैं ना मानूं, मैं ना मानूं। कौन करेगा लीड? कौन करेगा लीड? सर, लीड करने के लिए नई लीडरशिप इसी के अंदर से उठनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, क्योंकि आप ज्यादा बनाए जी, जैसे, और वहां पे पैरेलल गवर्नमेंट का ऐलान करे सर, और आजादी का ऐलान करे। अब ये नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, नहीं तो ये मारे जाएंगे। मेरा ये मानना है कि इनको कुचल दिया जाएगा सर। 2-4 ड्रोन भेजे जाएं वहां, और 2-4 छोटे भी बम अगर फेंक दिए जाएं इन 6 धरनों में, तो ख़त्म हो गया। फिर मुझे ये डर है कि ये पाकिस्तान वाले कहीं जो है, ये क्या नाम है इसका, 15 तारीख से पहले कहीं इमरजेंसी ना लगा दे वहां और उसको फेडरल रूल के नीचे ले आए। ठीक है, अगर ऐसा होता आपने मुझसे, मैंने जब मांगों की बात कही थी, आपने एक स्पेक्यूलेशन वाली बात कही थी, एक हमने क्या क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, जैसी ये बहुत सारी बातें हैं और ये बहुत सारी आशंकाएं हैं। क्योंकि आप ज़मीनी हकीकत जानते हैं तो हो सकता है हकीकत के बहुत करीब आपकी ये एनालिसिस भी हो, लेकिन ये नया नेतृत्व कहाँ से निकल कर आएगा, ये अपने आप में एक चर्चा का विषय है। आरजू जी, मुझे ये बताएं कि इस समय आपको क्या फाइनली जब हमने इतनी चर्चा करी है इस पर, और डॉक्टर मिर्ज़ा को अभी आपने सुना भी, क्या आपको लगता है कि ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, या आपको लगता है ये एस्केलेट होगा, ये बात इससे आगे जाएगी? ये बात इससे आगे जाएगी तो मुश्किल मुझे लग रहा है, इसलिए कि वैसे तो खैर मुझसे ज़्यादा डॉक्टर मिर्ज़ा को ज़्यादा पता होता है, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। इस प्रोटेस्ट को जो है वो बंद कराने की भी कोशिश की जाएगी, लोगों को घरों में वापस भेजेंगे, कुछ तरीका इस्तेमाल करेंगे, अगर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं तो किसी और तरीके से बहला फुसला के कुछ डिमांड जो है वो ऐसी मान ली जाएंगी जिससे कि वो फ़िलहाल के लिए चले जाए, बाद में जो है वो जैसे कहते हैं कि फिर यू टर्न ले लिया जाए। लेकिन आगे बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इलेक्शंस जो आ रहे हैं ना, उसमें क्योंकि इन्होंने हिस्सा लेना है, और बिलावल साहब को शायद कह दिया गया है कि यदि आपको सीट्स मिलेंगी, वो उसी किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। गॉट, मैंने यही कहा। ब्रिगेडियर दत्ता, आप सहमत हैं इस बात से कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, मैं अरशद मिर्ज़ा साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन भी देखें, और आरजू जी की बात से भी बिल्कुल मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि आप ये देखिए कि जब तक सोशल मीडिया, जब तक लोग आवाम सड़कों पे नहीं आएंगे और उनको अगर पैरेलल सरकार वहाँ नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही हुआ था, फॉल ऑफ बेस्टील में, जब वर्सेल्स पे जो कैपिटल हुआ करती थी फ्रांस की, जब लेडीज ने, खवातीनों ने वहाँ की तरफ मार्च किया, तो वो भाग के फिर अब पेरिस में अपनी जो नई कैपिटल बनाई। तो आज वही दिन आ गया है। तारीख से हमें सबक लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास बुनियादी चीजें नहीं है, तो आपके पास जो पाकिस्तान आर्मी जिस पे अय्याशी कर रही है, जिस पे आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, तो वो आपको छीनने पड़ेंगे। और अपने गॉट इट सर, ये बातें क्योंकि हमने रखी, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था, आपने दोनों को मेंशन किया, दोनों के साथ में आपने सहमति जताई, लेकिन दोनों के मत में थोड़ा सा अंतर था। आरजू जी ने सोशल मीडिया की क्रांति को बहुत मजबूत माना, और डॉक्टर मिर्जा ने तो ये कहा कि इससे कुछ नहीं होने वाला, जमीन पर करना। नहीं, सोशल मीडिया को उन्होंने कहा है, उसको मैंने रिफ्यूट नहीं किया। हाँ। इंटरनेशनल मीडिया वाली बात पे मैंने अरे वो आजकल डॉक्टर मिर्जा वही तो आ जाता है सोशल मीडिया पे, वही न्यूज आती है। खैर ठीक है, वो तो माध्यम की बात है। माध्यम एक अलग बात है। माध्यम, मीडियम, मतलब आप सोशल मीडिया से ही तो जा रहे हैं आज।
आज जो वहां भी पहुंच रहे होंगे तो सोशल मीडिया से पहुंच रहे हैं। अलग चीज है, मैं अल जजीरा अलग चीज है, CNN अलग चीज है। मैं समझ गया आपकी बात, जो आप कहना चाह रहे हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। आप आरजू जी कुछ कहना चाह रही थी एक अपना? जी, मैं बस एक सेकंड लूंगी। मैं ये कह रही थी कि आप लोग इतनी डिटेल से जो है ब्रिगेडियर दत्ता और मिर्ज़ा साहब और आप सब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर कोई चीज़ नहीं भी माइंड में होगी ना पाकिस्तानी स्टेट के, तो यहाँ से सुन के अपने आप को अपडेट कर लेंगे और उसके बाद कोई एक्शन करेंगे। आप मुझे लग रहा है उसकी मदद कर रहे हैं मुझे उनको क्रिटिसाइज करने के। देखिए, यहाँ पर एक कई बार सवाल उठा और वो सवाल उठा जो डायरेक्ट नहीं उठ पा रहा था, वो है पीओके की जनता की मदद भारत कैसे करे। इस बात को बार बार उठाया जा रहा है। पाकिस्तान तो वैसे भी सोच रहा है, और मेरे कहने से 4 बार और सोच ले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि वो सोचे और सोचे, खूब दिमाग लगाए। मैं 4 आइडियाज और दूंगा आरजू जी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इसमें। लेकिन आप चर्चा में जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मिर्जा आपका शुक्रिया, ब्रिगेडियर दत्ता आपका शुक्रिया, अजिताभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कमेंट लेना चाहता था लेकिन ये चर्चा दूसरी जगह चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बात इंडिया की में इतना ही। लेकिन देखिए, आज की चर्चा इसलिए अहम थी क्योंकि पीओजेके में इलेक्शन की तारीख नज़दीक आ रही है। जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है, आप देख रहे हैं आंदोलन बढ़ता जा रहा है। यहाँ कुछ मूलभूत मांगे हैं जिनको लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। वो मांगे मान ली जाती हैं तो क्या होगा, वो मांगे मानने में कितना समर्थ है पाकिस्तान, जैसी कई बातें। अब इस सब के बीच में क्या पीओजेके की जनता भारत के साथ आना चाहती है? आ जाए तो बांग्लादेश की तरह आज़ादी मिल जाएगी, सचमुच में आज़ाद हो जाएंगे, जश्न आज़ादी मना पाएंगे, ये बात बहुत स्पष्ट है। लेकिन क्या मन पक्का है? ये पीओजेके की जनता को सोचना है। बात इंडिया की में इतना ही। खबरें जारी हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।